सर तो जैसे एक रीसेंट एक आपकी रिपोर्ट आई थी जिसमें वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम्स में जेई को सेकंड पे, यूपीएससी को थर्ड रैंक पे रखा था। तो ऐसे टफेस्ट एग्जाम को इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसकी प्रिपरेशन की, ताकि बच्चा क्वालिफाई कर पाए? सीट्स कम होती हैं, बच्चे बहुत होते हैं उनके कंपैरिजन में, तो क्या सर प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऐसे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 15 सालों में मैंने बहुत सारे टॉपर्स को इंटरव्यू किया और उनको इंटरव्यू करने के पीछे ये मकसद था ये जानना कि आखिर ऐसा क्या है जो कि एक टॉपर को टॉपर बनाता है, ऐसी क्या चीजें हैं जो टॉपर को बाकी स्टूडेंट से अलग करती हैं। और बड़ी सरप्राइजिंगली आंसर बहुत सिंपल था। बहुत सारे टॉपर्स को बात करने के बाद एक चीज जो कॉमन निकल के आई, वो है फोकस्ड अप्रोच। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, बट फोकस्ड अप्रोच का मतलब है क्लैरिटी ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या नहीं करना। जब बच्चे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो जेई की बात करें, चाहे यूपीएससी की, चाहे नीट की बात करें, सभी एग्जाम्स बहुत कॉम्पिटिटिव है। अक्सर मैंने देखा है बच्चा अपना फोकस लूज कर देता है और उस फोकस लूज करने के चक्कर में वो कुछ ऐसे सवाल, ऐसी किताबें या ऐसे करिकुलम करने लगता है जिनकी एग्जाम की डिमांड नहीं होती। तो सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि एग्जाम क्या है, उसको समझना, उसकी पल्स को पकड़ना, क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा नहीं जा सकता, और उसी के इर्द गिर्द अपनी तैयारी करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसी को हम बोलते हैं फोकस्ड अप्रोच। तो क्या सर इसमें कोई सही टाइम भी, अगर मैं जेई की प्रिपरेशन की बात करूं, तो क्या सही टाइम है कि क्लास 9 से शुरू करो या क्लास 6 से ही शुरू हो जाओ? जैसे कि इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चुका है, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं प्रिपरेशन वगैरह में, तो क्या एक राइट एज या क्लास होगी कि जब आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो जेई की, जो आपके लिए टाइम भी सेव करे और आपका अटेम्प्ट भी सेव करे? अगर जेई की बात करें तो जो मेरा मानना है, तैयारी करने की जो सही स्टेज है वो क्लास 11th में जब आप एंटर करते हैं तब सही स्टेज है। क्लास 11 से पहले अगर आप 9 10th में करते हैं, या कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स क्लास 6 7 8 से शुरू कर देते हैं, मेरे समझ से उस एग्जाम की ये मांग नहीं है, वो उसकी इतनी जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें हाइप ड्रिवन होती हैं, तो अगर आप 6 7 8 से तैयारी कर रहे हैं, मैं कहूंगा 9 और 10 से भी कर रहे हैं, तो भी वो हाइप ड्रिवन है, क्योंकि पेरेंट्स को यही लगता है और कुछ नहीं तो बच्चे को कोचिंग में डाल देते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है। 10वीं क्लास 10th क्लास के बाद बच्चा मैच्योर होता है, वो समझ जाता है कि क्या उसका क्या क्या उसको करना है और क्या उसकी लाइकिंग है। बहुत बार मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो समय से पहले अगर आप तैयारी कर लेते हैं, जैसे कच्चा घड़ा होता है एक तरीके से, अगर आपने उसको पकने ही नहीं दिया तो वो टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर आप समय से पहले आपने जेई और नीट की तैयारी शुरू कर दी और कोचिंग में बच्चे को डाल दिया और उधर कोचिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें कराने लगे बच्चे को, तो बच्चा कई बार इससे डिमोटिवेट भी हो जाता है और उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, वो समझ लेता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से क्लास 11th इज द राइट स्टेज। और बहुत सारे टॉपर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 12th में तैयारी शुरू करते हैं और एक ही साल के अंदर एग्जाम को ना ही सिर्फ क्रैक कर देते हैं बल्कि टॉप भी कर देते हैं। तो जैसा सर कि जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन से जेई मेंस एग्जाम तक का जो गैप है, लगभग 120 दिनों का टाइम मिलता है बच्चों को। तो ये ऑब्वियसली बच्चे प्रिपरेशन थ्रू आउट द ईयर कर रहे होते हैं, बट ये लास्ट 120 डेज जो हैं, इनको वो कैसे यूटिलाइज करें? अच्छा, तो देखिए, तैयारी जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की करें, तो आइडियली जो तैयारी का जो फेज होना चाहिए, उसमें 3 डिस्टिंक्ट फेजेस होने चाहिए। पहला फेज होना चाहिए लर्निंग फेज, जिसमें हमारा मकसद है चीजों को समझना, सीखना, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मास्टरी करना, प्रैक्टिस करना, अपनी नॉलेज को एक लेवल से धीरे धीरे अपग्रेड कराना। ये लर्निंग फेज होना चाहिए। ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा फेज होना चाहिए। 70% टाइम लर्निंग फेज पे होना चाहिए। दूसरा फेज जो होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिसाइड करता है सक्सेस और फेलियर, वो है कंसोलिडेशन फेज। माने जो भी कुछ हमने लर्निंग फेज में किया है उसको हम समेटें, उसको हम कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेशन फेज को अगर हम साधारण भाषा में समझना चाहें तो रिवीजन फेज भी है। और तीसरा फेज होता है रैपिड रिव्यू फेज, जिसके अंदर आप मेंटली या साइकोलॉजिकली अपने आप को तैयार करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और उस दिन के लिए शुरुआत करते हैं। तो ये थर्ड जो फेज है रैपिड रिव्यू फेज, ये 1 या 2 हफ्ते का होता है। तो जैसे ही जेई का नोटिफिकेशन आ जाता है और अगर लेट्स से 90 डेज के करीब आपके एग्जाम्स के रह जाते हैं, तो मेरे समझ के हिसाब से राइट स्ट्रैटेजी ये होगी कि आपका लर्निंग फेज या तो खत्म हो जाना चाहिए या 1-2 हफ्ते के अंदर खत्म कर दीजिए। आपने जो भी कुछ पढ़ा है पिछले 1 डेढ़ 2 सालों में, उसको समेटिए, बिकॉज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर रिवीजन और कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको कितना आता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप उस दिन कितना दे पाते हैं। इनपुट के साथ साथ क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते हैं, और आउटपुट बहुत हद तक इस पर डिपेंड करता है कि चीजों को आपने ठीक से रिवाइज किया नहीं किया, चीजों को कंसोलिडेशन किया नहीं किया। इसको अगर एक साधारण भाषा में समझे, सपोज आपको कल सुबह कहीं टूर पे निकलना है और आपने सारा सामान फैला हुआ है, आपके कपड़े इधर उधर, शर्ट, ट्राउजर्स, टाई और टॉवल्स वगैरह सब इधर उधर फैले हुए हैं। तो पैकिंग के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि आपने लास्ट मोमेंट पे पैकिंग की सुबह उठ के और सब सामान को सूटकेस के अंदर ठूस लिया। दूसरा हो सकता है कि आपने जाने से 1 दिन पहले किया, सब ट्राउजर्स को, शर्ट्स को आयरन करके प्रॉपर्ली प्लेस किया। तो आप अपने आप से खुद सोच सकते हैं कि किस सूटकेस के अंदर ज्यादा सामान आएगा, और सूटकेस के अंदर से जब आपको वहां पे पहुंच के जरूरत पड़ेगी सामान की, तो कहां पे आप सामान को आसानी से
ढूंढ सकते हैं। तो इस वक्त समय की मांग ये है किसी भी जेई के एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि एग्जाम 90 या 100 डेज है, जो भी कुछ पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करें, प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें और लास्ट के 5 या 10 दिन में नई चीजों को और प्रैक्टिस करने को थोड़ा सा विराम दें, तैयारी को थोड़ा स्लो डाउन करें और साइकोलॉजिकली और मेंटली अपने आप को तैयार करें उस दिन के लिए, उस एग्जाम के लिए।